अगर आप लोग चाहे तो। हाँ जी जी जरूर। हाँ जी, बोलिए 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 बोलिए। बताइए बताइए, धन्यवाद। बोलूंगा कुछ लिखा हुआ बोलूंगा, किसी बुक से बोलूंगा, आप लोग चाहे सुनना पसंद करें तो मैं बता सकता हूँ। बस बोलिए आप, सर बताइए। बताइए बताइए बताइए। जो 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 देखो सर, जो आपको उचित लगता मैं हो। बताता हूँ कि नाभि में नाभि के अंदर रोगों के अनुसार क्या क्या तेल डाल सकते हैं, वो आप, मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनते रहिए प्लीज। शरीर में पोषण देने का सबसे सटीक रास्ता है, शरीर के बाहर की जगह ये अंदर से ही लाभ देते हैं। तेल लगाने से पहले नाभि को रुई से साफ करें, फिर रुई से नाभि के अंदर हल्का गुनगुना करके तेल लगाओ। एक दिन छोड़कर रोज लगाएं। सरसों का तेल फटी एड़ियों और नाखून ठीक करता है। नारियल का तेल होंठ फटना और बालों का झड़ना, सफेद होना और नजर कमजोर होना। यहाँ पर जो नारियल का तेल है वो नारियल डालना चाहिए। और अरंडी का तेल, अरंडी का तेल जो है जोड़ों पे दर्द, घुटनों पे दर्द, हाथों और कान दर्द, कंधे का दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क, रीढ़ की हड्डी में दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस होता है ना, उसमें दर्द में काम आता है अंडी का तेल। तो उसमें अगर नाभि में तेल डालेंगे तो इन चीजों में फायदा होगा। अच्छा, बादाम का तेल नाभि में डालेंगे तो चेहरे पर ग्लो आएगा, आंखों के डार्क सर्कल ये ठीक होंगे, पिंपल ठीक होंगे, झाइयां जो आंखों के काले घेरे हो जाते हैं आंखों के नीचे वो ठीक हो जाएंगे। विटामिन ई की कमी वो भी पूरा होगा, बाल सफेद होते हैं वो काले होने की जरूरत है तो साइड हो जाए। अच्छा, नीम का तेल, नीम का तेल नारियल में डालो तो क्या क्या फायदा मिलता है, फोड़े, फुंसी, चेहरे पर झाइयां, खुजली, खारिश, एलर्जी, खून की कमी। जैतून का तेल नाभि में डालेंगे तो मोटापा, घुटनों में कटकट की आवाज, यूरिक एसिड, कोई भी दर्द है ना शरीर के अंदर उसमें आराम होगा। तो कैसा लगा आप लोगों को जो बता दिया? अशोक जी माफ करना, एक अच्छा बात अच्छा पूछना चाहता हूँ मैं। अच्छा लगा। एक मिनट दो पूछो सर। सर ये चीज क्या कोई आजमाया हुआ है ये चीज? ये देखिए सर, एक बुक है हमारे पास में, उस बुक में है। मैंने देखो रुको एक सेकंड सर, एक सेकंड। अब ये चीज है ना, ये 5 दिन आप करके देखिए, उसके बाद आप हमको बताइए, उन लोगों को और को बता दो। मैंने तो आजमाया हुआ है, हकीकत में काम करता है कि सरसों का तेल नाभि में डालेंगे तो 100% सर सरसों का तेल, सरसों का तेल हम भी डाले हुए हैं, डालते रहते बीच में। इसलिए देखो एक ही दो लोग बोलो प्लीज। सर बुक का नाम क्या है? अरे बुक का नाम अभी हम जीवन चिकित्सा पढ़ रहे हैं, बाकी बुकों के चक्कर में अभी क्यों पढ़ रहे हो सर? अगर मैं ये बताया तो फलानी बुक का तो गुरु जी क्या बोलेंगे, बोला तुम ये बुक अपनी बताने लगे, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ तुमको। हाँ तो सर वही पूछ रहे हैं ना कि किसी अनुभवी इंसान की है लिखी हुई, या कैसे आप डायरेक्टली बोल रहे हो? जी सर, ऐसे अनुभवी इंसान की लिखी हुई बुक है। बुक क्या पूरा एक ग्रंथ है जिसको मैंने 4000 रुपए में परचेज किया। ठीक है सर। नवीन सैन लेखक। सर ने जो बताया है ना बिल्कुल सही बताया, और ये आयुर्वेद में ही लिखा हुआ है ये सारी चीजें जो अशोक सर ने बताया है। और जो नाभि में तेल लगाने का जो उनको बताया है, इसके पीछे शास्त्र भी हैं और ये अजमाए हुए भी हैं। और इसमें से 2 चीजें मैंने खुद आजमाई हुई हैं, एक है सरसों का तेल और दूसरा है नारियल का तेल। सरसों का तेल है, अगर आपके होठ फट रहे हो ना, आप 7 दिन में असर देख सकते हो, आपके फटे हुए होठ पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे, फटी हुई एड़ियां ठीक हो जाएंगी। और यहाँ तक कि जिनके तलवों में दर्द रहता है, सरसों का तेल नाभि में डालने से बहुत फायदा होता है। तो और बाकी के जो बताया है ना, अरंडी का तेल, वो सर ने जो बताया है वो भी बिल्कुल सटीक है। एक महिला थी, उनको जैसे अगर यहाँ पे कोई लेडीज है, उनको कंटिन्यूसली पीरियड्स में पेन रहता हो, स्टमक में पेन रहता हो, या ओवेरीज वाले पार्ट में उनको दिक्कत रहती हो, तो वो अरंडी का तेल अगर पेट पे भी मालिश करें और नाभि में भी लगाएं तो आप खुद देखेंगे। देखो ये चीज एक दिन में असर नहीं करती, पर 7 दिन मिनिमम होता है। हाँ, और 21 दिन मैक्सिमम। तो 21 दिन में आप ये देखोगे कि जिस भी लेडीज को अगर पेट में सूजन है, जेंट्स को भी अगर कहीं पे भी आपको सूजन है, अरंडी के तेल की मालिश करो पेट पे और नाभि में उसका तेल लगाओ, और सोते वक्त अगर ये आप करोगे तो इसका जल्दी लाभ मिलेगा। धन्यवाद। हेलो, मुझे जो पीठ की जो हड्डी है ना ऊपर की शोल्डर वाली, तो उसके बारे में किसी को कुछ पता होगा तो फिर मुझे जानकारी दीजिए।
मैम एक्चुअली जो आपने बताया है कि बैक में ऊपर किस तरीके का पेन है, इसके हाँ, वो पीछे भी उनकी रीजन जो कई सारे होते अभी, हाँ, उनकी उम्र 47 ईयर्स के हो, और थोड़ी हड्डियां उनकी नहीं क्या थोड़ी पास आ गई है, तो उनको बहुत ज्यादा पेन होता है। वैसे तो मैम ये तो आचार्य जी अच्छे से बता पाएंगे, बट फिर भी मैं ना हाँ एक राय देना चाहूंगी, क्योंकि मेरे को बैक में पेन रहता है और मेरे को कोई और इश्यूज भी है। तो हाँ उसके लिए आप क्या करते हो, तिल का तेल जो होता है ना, हाँ जितनी भी वात की समस्याएं होती हैं, तिल रामबाण इलाज है इन सबके लिए। तो तिल का तेल के बारे में आयुर्वेद में लिखा हुआ है, यदि आप परतें होती है ना, जो पत्थर की परतें होती हैं, उस पर डालोगे अगर तिल का तेल, पत्थर को भी चीरता हुआ नीचे तक आ जाता है, इतनी शक्ति होती है तिल के तेल की। तो तिल के तेल से अगर आप मालिश करोगे ना, प्योर होना चाहिए, प्योर तिल का तेल। और आप चाहें तो उसको थोड़ा इफेक्टिव बनाने के लिए उसमें मेथी भी मिला सकते हैं और यहाँ लहसुन भी मिला सकते हैं। उससे आप मालिश करो ऊपर वाले पोर्शन की, और ना आपको जो मालिश करनी है ना, वो नीचे से मतलब यानी कि हृदय की तरफ करनी है। अच्छा, हाँ, ऊपर से नीचे की तरफ। मैं आपको ऊपर से एग्जांपल नीचे की दिखाती तरफ। हाँ हूँ। देखो ये मिनट, जैसे मान लीजिए ये बैक का पोर्शन है, तो जैसे कि ये एग्जांपल ये बोक है ना, ये बैक है, तो ये होना चाहिए हृदय की तरफ। आपका जो प्रेशर है वो आचार्य जी वंदे मातरम। जी जी, शायद आचार्य जी आ चुके हैं। धन्यवाद। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम, वंदे मातरम। प्रणाम गुरुजी, वंदे मातरम। सारा चरण पर आप ये बताइए, अभी तक हम कितने संस्थानों के बारे में पढ़ चुके हैं, किसी को याद है? बताएंगे? क्या पूछ रहे हैं गुरुजी? कितने संस्थानों के बारे में हम पढ़ चुके हैं? संस्थान पिछली क्लास में सर तंत्रिका तो पढ़ाए थे। आप संस्थान पढ़िए। उत्सर्जन तंत्र पढ़ाया आपने, तंत्रिका तंत्र पढ़ाया। और उससे पहले क्या पढ़ाया था? हरड़ पाचन तंत्र। पाचन तंत्र पढ़ा। और पाचन तंत्र से पहले क्या पढ़ाया था? उससे पहले क्या? उत्सर्जन। आंवला 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 आंवला, तुलसी के तुलसी का यूज। आंवला तुलसी सर्जरी। इसी कक्षा की बात कर रहे हैं। जो शाम को जो हमारी कक्षा होती है मानव शरीर क्रिया रचना विज्ञान की, उसके विषय में बताइए, सुबह वाली कक्षा नहीं। कोशिका के बारे में। सबसे पहले कौन सा संस्थान पढ़ाया था? कोशिका। कोशिका का आधार। कोशिका के बारे में पढ़ाया था, कोशिका संस्थान नहीं है। आचार्य जी कोशिका क्या नहीं है? आचार्य उत्सर्जन तंत्र। सबसे पहले क्या पढ़ाया था, कौन बताएगा? पहला संस्थान क्या पढ़ाया था? सबसे पहले उत्सर्जन। पसीना। कोशिका के बारे में पढ़ाया था गुरुजी। मेरा कंसर्न ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन समझिए। सबसे पहले आपको कौन से संस्थान के बारे में पढ़ाया गया? आपको पता हमारे शरीर में कितने संस्थान नाड़ी है जी? इसका मतलब ये है डीएनए। डीएनए जी, डीएनए। सबसे पहले आप मेरे क्वेश्चन को नहीं समझ रहे, इसका मतलब आप कक्षा में ठीक से रहते नहीं हो। देखिए, पहली चीज ये है कि पहले तो कोशिका के बारे में बताया, फिर उत्तक के बारे में बताया, है ना। ये एक कोशिका और संस्थान में भेद है। कोशिकाओं से मिलके क्या बनता है? उत्तक बनता है। उत्तक से मिलके क्या बनता है? अंग बनता है। और एक विशेष प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बहुत सारे अंग कार्य करते हैं। जैसे श्वास लेने की प्रक्रिया और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बहुत सारे अंग कार्य करते हैं। तो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया जो की जा रही है उसे संस्थान कहते हैं, सभी अंगों के द्वारा। तो कोशिका तो संस्थान है नहीं। तो पहली बात तो ये आंसर जिन्होंने भी, उत्तक भी संस्थान नहीं है। संस्थान क्या है? संस्थान है जैसे पाचन तंत्र संस्थान है, ठीक है।
ये सूरज जी ने बिल्कुल सही बताया है, इन्होंने अभी कमेंट किया था। तो सबसे पहला संस्थान हमने सबसे संस्थान पढ़ाया था, ठीक है। तो अगर आप लोगों को जो पढ़ाया, जो मूल टॉपिक है, खाली उसके अंदर की तो बात छोड़ो, आपको अगर उसका टॉपिक ही याद नहीं है तो ये हमारे लिए उचित नहीं है, ठीक है। तो एक व्यक्ति सबसे पहले इस कक्षा में क्या क्या टॉपिक हो चुके हैं मुझे बताएंगे, कौन बताएगा? चलो देखते हैं, कोई एक विद्यार्थी है भी क्या जिसको सब कुछ एटलीस्ट 5% तो कर रहा है। आचार्य जी, मैं जब से कक्षा में ज्वाइन किया था तो पहली कक्षा क्या थी, ताकि मुझे ये पता चले कि आपने कितना लेट ज्वाइन किया है पहले। आचार्य जी, गौमूत्र, वो मैं बात कर रहा हूँ शरीर क्रिया रचना विज्ञान की, सुबह की कक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, शरीर क्रिया रचना विज्ञान, आपको बताना दोनों उत्सर्जन तंत्र, पाचन संस्थान, नर्वस सिस्टम। गुरुदेव, सबसे पहले सर्वप्रथम आपने रज और वीर्य के मिलन से जो है कोशिका का निर्माण होता है ये समझाया था, डीएनए। और इसके बाद फिर कोशिका के बारे में बताया था कि कोशिका में तीन भाग होते हैं। पहली भित्ति होती है, दूसरा द्रव्य पदार्थ होता है और तीसरा केंद्रक होता है। फिर आपने बताया था कि केंद्रक के अंदर ही डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर जो हमारे पूर्वज रहते हैं उनके सब गुणधर्म रहते हैं, स्वास्थ्य वगैरह शारीरिक संरचना सब डीएनए के द्वारा देखी जाती है। शाबाश, बहुत अच्छा बता रहे हो, उससे आगे बढ़ो जी। इसके अलावा फिर आपने आयुर्वेद के विषय में बताया था कि वात पित्त कफ होते हैं, पंच महाभूत होते हैं, और इसमें फिर आपने बताया था सांस लेने की क्रिया में 2 पंच महाभूतों का संबंध होता है, और जिसमें पहला जो है वायु है और दूसरा मैं लिख नहीं पाया था मेरी, और वायु था। उसके बाद फिर दूसरा आप ही अगर थोड़ा बता देंगे तो मैं नोट कर लूंगा। आगे बढ़ते जी। उसके बाद फिर श्वास के बारे में आपने बताया था, वायु के अंदर जो बताइए जी। आपने फिर ऑक्सीजन के श्वास के बारे में बताया था कि हम जो श्वास लेते हैं उसके अंदर जो है 21% हम ऑक्सीजन लेते हैं और 17% ऑक्सीजन को हम छोड़ते हैं, और हमारा शरीर जो है 4% ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। और इसके बाद फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड जो श्वासों के अंदर होती है वो 0.03% होती है ना। और किसी भी प्रकार की अगर कोई बीमारी होती है त्वचा से संबंधित तो वो जो है कोशिकाओं के डिसऑर्डर से होती है। इसके अलावा गुरुदेव फिर उत्सर्जन प्रक्रिया आपने पढ़ाई थी हमारे को, तो उत्सर्जन प्रक्रिया में मैं जो है क्लास अटेंड नहीं कर पाया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। उसके बाद फिर आपने जो 3 फरवरी में जो क्लास ली थी उसके अंदर आपने गोमूत्र के विषय में बताया था और औषधियों के विषय में बताया था कि गोमूत्र किसके सेफ्टी प्रिकॉशन बताए थे कि गोमूत्र किस गाय का लेना चाहिए और कौन से पात्र में लेना चाहिए, किस समय लेना चाहिए, और ये किन किन गुणों में काम करता है। ये त्रिदोष नाशक औषधि है और कफ में बहुत अच्छा काम करती है, वात में जो है मध्यम प्रकार से काम करती है और पित्त में कम करती है। फिर आपने कफ के रोगों के अंदर जो है इसकी औषधियां बताई थी गोमूत्र में, कि जैसे अस्थमा है तो अस्थमा में गोमूत्र के साथ तुलसी, उन्नाव, सौंठ, मुलेठी, सोमलता, भारंगी, दालचीनी ये 2-2 ग्राम डालकर अगर इसका उपयोग करते हैं तो बहुत लाभ होता है। राकेश जी, जो ये इस समय कक्षा होती है ना, इस समय की कक्षा के बारे में आप बताएं, है ना। इस समय जो कक्षा हो रही है, एक मिनट, इस समय जो कक्षा हो रही है इसके बारे में बताएं। हाँ जी, मेरी कक्षा चल रही है, कक्षा तो देखिए, अभी आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, ऑलरेडी आप लेट हो चुके हो। मेरा कंसर्न क्या है कि पहले तो
आंसर देने से ज्यादा महत्व। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करेंगे आप ना। लहसुन है का? लहसुन लहसुन नहीं अच्छा होगा। नहीं खाता है। को फिर आंसर करना होता है। ठीक है, तो शाम के समय में फिर रिपीट कर दूं, इस समय हम एक विषय को पढ़ रहे हैं। उस विषय का नाम है मानव शरीर क्रिया रचना विज्ञान। मानव के शरीर के बारे में समझ रहे हैं, शरीर क्या है। तो हमने प्रारंभ किससे किया था? कोशिका से किया था। कोशिका के बाद उत्तक कैसे बने, उत्तक से अंग बने, अंगों से हम संस्थान के बारे में आए, फिर हमने कुछ संस्थानों के बारे में आपको पढ़ाया। तो आज का हर रोज का एक संस्थान हम करवा रहे हैं। तो आज हम जिस संस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं वो रक्त से संबंधित संस्थान है, और उसको जो हमारे शरीर में रक्त होता है उससे संबंधित सारी की सारी प्रक्रिया इसमें शामिल होगी। इसको रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं, और दूसरा इसका नाम है परिवहन तंत्र। दो नामों से इसे पुकारते हैं। पहला क्या नाम है? रक्त परिसंचरण तंत्र। दूसरा नाम है परिवहन तंत्र। जो दूसरे वाला वो कम लोग यूज करते हैं, वो इजी है समझाने के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले रक्त क्या होता है? हमारे शरीर में एक लाल रंग का पदार्थ होता है जिसे रक्त कहते हैं। ठीक है, बता कुछ कार्य बेटा। कोई बात नहीं, अब ले जाओ उसको। वैसे 200 में मान जाए तो देख लेना, नहीं तो ले जाना। ठीक है, तो अब ये रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है? देखिए, हमारे शरीर के अंदर, पूरे शरीर के अंदर कुछ वेन्स होती है, नस नालिकाएं उनको बोलते हैं, जो रक्त को पूरे शरीर में फैलाती रहती है। तो रक्त जिस तरीके से एक सड़क काम करती है ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को, एक गाड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, ठीक उसी प्रकार से जो हमारे शरीर में नसें होती है, वेन्स होती हैं, वो रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। तो शरीर के संपूर्ण शरीर में जो रक्त का सर्कुलेशन हो रहा है, उसमें जो जो क्रिया प्रतिक्रिया शामिल है, उन सबको हम संस्थान कह सकते हैं। क्या कहेंगे? रक्त परिसंचरण तंत्र कहेंगे। अब इसके अंदर कौन कौन से अंग मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं? इसमें हृदय भूमिका निभाता है, फेफड़े निभाते हैं, और जो हमारी धमनियां हैं जिनके माध्यम से रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, और शिराएं, ये सब महत्वपूर्ण मतलब अंग है इस पूरी प्रक्रिया के। हृदय क्या करता है? प्रेशर देता है जिससे रक्त फैलता है, उसकी एक तरीके से एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है। और जो हमारे फेफड़े हैं वो उसका शुद्ध करने का कार्य करते हैं, शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेजने का कार्य करते हैं। धमनियां है वो एक तरीके से पाइपलाइन की तरह कार्य करती है, जैसे पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उसको पाइपलाइन की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद अब इसका कार्य क्या है? अगर रक्त हमारे शरीर का जो सर्कुलेशन है ये रुक जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, दूसरा, हमारे रक्त जो है ये शरीर का लगभग 1/20वां हिस्सा है, जो बॉडी का वेट है। एक मानव शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है इस विषय में। अब जो रक्त है, रक्त में मुख्य रूप से होता क्या क्या है? देखो, रक्त के अंदर प्लाज्मा होता है और रक्त कणिकाएं होती हैं, जिसे ब्लड वो बोलते हैं, कॉर्पल्स कुछ ऐसे करके बोलते हैं उसको। रक्त का पीएच कितना होता है? हमारे रक्त का पीएच होता है 7.3 से 7.8 के बीच में। इसीलिए जैसे ही आप इससे डाउन आएगा, आप देखोगे
जैसे ही हमारा ब्लड का पीएच 7.2 से नीचे आएगा, यानी कि एसिडिक होता जाएगा। जैसे जैसे एसिडिक होगा वैसे वैसे हमारे शरीर में जो है खुजली चलनी शुरू होगी, स्किन प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। तो एक तरीके से उसे पित्त की विकृति कहते हैं। ये किसी का माइक खुला है, एक बार बंद कर ले प्लीज। इसके बाद एक मिनट मेरे को म्यूट करना पड़ेगा, एक बहुत जरूरी फोन आ रहा है बीच में वेरिएबल। दोबारा बताना मैम एक बार। आचार्य जी ने बताया है यदि 7.2 से नीचे जाता है तो जो ब्लड की वैल्यू है वो एसिडिक हो जाती है। तो 7.2 से लेकर 7.4 तक वेरी करता है ब्लड, तो ये पीएच वैल्यू नॉर्मल होती है। और इससे 7.2 से नीचे जाता है तो एसिडिक हो जाती है। जी जी ओके। हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है भाई। हाँ, एसिडिक हो जाती है तो फिर बीमारियां होने लग जाती है, जैसे स्किन डिजीज होना, चिली होना, चिपकते होना, रेड स्किन हो जाना, मतलब स्किन की सारी प्रॉब्लम। जी हाँ जी गुरु जी आप तो हम लोग बात कर रहे थे रक्त के बारे में, ठीक है। तो रक्त का जो पीएच होता है वो पीएच होता है 7.2 से 7.5 के बीच में। अब इस पीएच का डिपेंड करता है हमारी पूरी बॉडी का ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर ये जो माइक है किसी का, एक बार म्यूट कर ले। अगर ये 7.2 से नीचे जाता है, जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे क्या संकेत प्रकट होंगे शरीर में, खुजली होगी, मतलब पित्त एक तरीके से विकृत होगा, एसिड बढ़ता जाएगा। और ऊपर जाता है तो एसिड कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा ऊपर जाने पे भूख कम हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगा, भूख कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसी के बीच में हमारा आना चाहिए, ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है और ये लगभग 20वां हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये इसके बाद जो है महत्वपूर्ण क्या होता है कि रक्त के अंदर मुख्य रूप से क्या क्या है ना, WBC RBC। हाँ, WBC RBC है। इसके बाद तो कणिका, लाल रक्त कणिका। हाँ, उसके बाद एक चीज हमें इस संस्थान से संबंधित समझनी पड़ेगी जिससे कि हम चिकित्सा करते टाइम आसानी हो जाए, ठीक है। वो चीज क्या है कि इस संस्थान से संबंधित बीमारियां क्या होंगी, है ना। अंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अंग, इसमें कौन कौन से अंग इन्वॉल्व है? फेफड़ा इन्वॉल्व है, आपका हार्ट इन्वॉल्व है। ये दोनों बहुत मुख्य भूमिका में होते हैं। सबसे ज्यादा भूमिका हार्ट की होती है, उसके बाद फेफड़े की भूमिका होती है, फिर उसके बाद जो है धमनियां होती हैं, शिराएं होती हैं, ठीक है। इसके बाद तो महत्वपूर्ण बात जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि इसका कार्य क्या है ना। तो एक तो ये है कि हमारी बॉडी का एक तरीके से ये एक ऐसा ऑर्गन है जो ऑक्सीजन की, जैसे फेफड़ों से जो ऑक्सीजन लेता है ना, जो रक्त का कार्य क्या है। आवाज आ रही है? साइलेंट। ऑक्सीजन को पूरे शरीर में प्रवाहित करना और CO2 को, यानी हानिकारक गैसें जो CO2 होती है उनको एक्सचेंज करवाना। प्रत्येक क्रिया में मीडिएटर के रूप में होता है। दूसरा, हमारी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य रक्त ही करता है और कोशिकाओं से वापस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का कार्य भी रक्त करता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो संस्थान है, अगर ये डिस्टर्ब होता है तो ये पूरे शरीर को डिस्टर्ब करने की क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन जरूरी है और प्रत्येक कोशिका जो है शरीर के प्रत्येक ऑर्गन में है। ब्रेन
में भी कोशिका है। ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जहां पर कोशिका नहीं है, क्योंकि कोशिकाओं का शरीर है। और कोशिकाओं की आवश्यकता क्या है? कोशिकाओं की आवश्यकता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन सप्लाई करता है कौन है? ब्लड। तो सीधी सी बात है, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा ये रक्त परिसरण तंत्र। ठीक है, अब उसके बाद रक्त में होता क्या क्या है? तो रक्त में लगभग 90% पानी होता है, 90% वाटर होता है। ठीक है, प्लाज्मा। आवाज क्या कह रहे, कोई बोल रहा है? जी प्लाज्मा, उसका छना हुआ भाग प्लाज्मा। एक बार आप एक्सप्लेन करें क्या कहना चाहते हैं? आप कहते हैं वही 90% होता है उसमें। ठीक है, और बताइए। गुरुजी आपकी बात से सहमति जता रहे, कुछ पूछ नहीं रहे हैं। तो मेरा कंसर्न यही है कि जैसे बीच में आप बोलोगे ना, तो ये क्या है कि एक तो इसका कम्युनिकेशन भी ऐसा है, तो डिस्टरबेंस होगी। आप जैसे किसी विषय पे सहमति जताना कोई जरूरी नहीं है, जब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो लास्ट में आप क्वेश्चनिंग कीजिएगा। हाँ, आपके पास कोई ऐसी नॉलेज है जो आपको लगता है कि वो बहुत अनिवार्य है और उसी टाइम पे बताना अनिवार्य है, तो निश्चित रूप से आप रख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं भी ध्यान से इसलिए सुनता हूँ कि हो सकता है कुछ और एडिशनल चीज आ जाए। ये देखो, मैंने आपको क्या बताया था, रक्त के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा होता है और रक्त कणिकाएं होती है। ठीक है, और जो प्लाज्मा होता है ये रक्त का एक तरल अंश है। ठीक है, इसे एक तरीके से रक्तवरी भी कहते हैं। यह मतलब हल्के पीले रंग का होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? प्लाज्मा के अंदर, इसके अंदर 90% क्या होता है? पानी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? प्रोटीन होती है 7%। इसीलिए जिस समय पाचन तंत्र को पढ़ रहे थे, तो जब हम बता रहे थे कि जैसे भोजन जो हम लेते हैं, तो भोजन में जितना प्रोटीन होता है उसको एलोपैथी यानी कि आधुनिक विज्ञान ही मानता है, उसको पचाने की आवश्यकता नहीं, वो सीधा रक्त में चला जाता है। ठीक है, तो 7% इसमें प्रोटीन होता है। बीच में शायद माइक म्यूट हो गया था। 7% इसमें प्रोटीन होता है, 4% जो है इसके अंदर हमारे राइबोसोम होता है, और इसके अंदर एक ग्लूकोमीन कुछ करके पदार्थ होता है, वो 0.86 होता है। गामा कुछ आगे है, वो होता है। वो मुझे नहीं बोलना आता, तुम बोल सकते हो। गामा फिर लोकलिन कुछ ऐसे करके होता है, एग्जैक्ट शुद्ध मुझे नहीं पता उसका, वो 0.75 होता है। एल्यूमिनियम होता है करीब 3 से 4 के बीच में होता है, कुछ एग्जैक्ट मेरे को देखना पड़ेगा, बट 3 से 4 के बीच में होता है। उसके बाद रस होता है उसमें लगभग 1% से लेकर 1.5% के बीच में। फिर उसमें साल्ट होता है, लवण होता है, वो भी अप्रोक्स इतना होता है 0.3 से 0.6% के बीच में। ठीक है, तो ये इसका। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने अभी अध्ययन किया है, तो उसमें मुझे पता चला कि मानव शरीर में मैग्नीशियम नहीं पाया जाता। क्या ये सत्य है? मैग्नीशियम आयन नहीं पाया जाता। देखिए, पहले बात तो आयुर्वेद के जो शास्त्र हैं उनमें ये कंटेंट नहीं तोड़े गए हैं। आप आयुर्वेद के शास्त्रों को पढ़ोगे ना, तो वो इन कंटेंटों के बारे में नहीं बोलता है। किसी भी शास्त्र को उठाओगे तो आपको इस तरीके से नहीं बताएगा कि मैग्नीशियम है, सल्फर है, जिंक है। ये किसकी टर्मिनोलॉजी है? ये आधुनिक विज्ञान की टर्मिनोलॉजी है। पहली बात, मैग्नीशियम नहीं है, कैसे हम जांचेंगे इस संदर्भ में? उसके लिए हमें क्या करना होगा कि मैग्नीशियम के उपयोग समझने होंगे, क्या उपयोग है शरीर के अंदर, और शरीर को एक तरीके से आधुनिक विज्ञान के पैमाने पे जब लैब में
एक एक कंटेंट को निकालेंगे। जैसे ये जो रक्त में क्या क्या है, ये भी आयुर्वेद में नहीं बताया हुआ, वो भी उन्होंने अपनी लैब के अंदर देखा है, रक्त को तोड़ के उन्होंने ये डिफाइन किया हुआ है। तो मैग्नीशियम है या नहीं है, इसको तो कंफर्म आधुनिक विज्ञान ही कर सकता है, क्योंकि आयुर्वेद का तो ये कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक है जी। बाकी फिर भी आप लोगों से प्रार्थना है, बीच में ना बोले। आप लास्ट में मेरे से क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, नहीं तो मैं बीच में एक बार मेरा रिदम बनता है वो फिर टूट जाता है। जी जी ठीक है। ठीक है। अब जैसे क्या है कि आपने बीच में बोला उसमें रेड ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं। ठीक है। अब क्या कि आपने वो पूरा ऊपर का नहीं सुना, पर मैंने क्या बोला था, दो चीजें होती हैं रक्त के अंदर। क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है और रक्त कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा के अंदर ये होता है, फिर जो रक्त कणिकाएं होती हैं, इससे क्या होगा कि इन लोगों को भी अधूरा पता चलेगा, आप बीच में क्वेश्चनिंग करोगे तो जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर ये सारी चीजें होती है, पानी होता है, प्रोटीन होता है। लेकिन रक्त कणिकाओं के अंदर होता है रेड सेल, व्हाइट सेल। ठीक है। आपका जिसे हम बार बार वो बोलते हैं प्लेटलेट डाउन हो गया, प्लेटलेट डाउन हो गया, बुखार हो गया, वो प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और टाइप की कोशिका होती है, उसको आई थिंक बोलते हैं स्प्लिंट करके कुछ नाम है। ठीक है। SPIND कुछ ऐसा नाम है, स्पिंडली कुछ करके, मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत गंदा है, तो वो आप पढ़ लेंगे। बेसिकली 4 चीजें होती हैं, रेड सेल होता है, व्हाइट सेल होता है, प्लेटलेट होती है। तो लाल कणिका, श्वेत कणिका, प्लेटलेट्स और एक ये स्प्लेंडिन करके कोशिका, कुछ स्प्लेंडिन है या कुछ इस तरीके से, ये 4 चीजें होती हैं। अब जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, ठीक है, म्यूट हो। तो जो लाल रक्त कणिकाओं की हम बात करते हैं, हमने 4 चीजें कहाँ से मतलब लास्ट मैंने क्या बोला था गुरुजी? रेड सेल और व्हाइट सेल की बात हो रही थी। हाँ, तो जैसे रक्त कणिकाओं में 4 चीजें होती है, रेड सेल, व्हाइट सेल, प्लेटलेट्स। ठीक है। तो जो RBC बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, रेड ब्लड सेल्स। तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती है वो 99% होती हैं। टोटल कणिकाओं की 99% RBC होती है। इनका स्ट्रक्चर अब इसमें बताया गया, जैसे ये आकार में गोल होती हैं। ठीक है। वो अपने लिए कोई बहुत ज्यादा यूज का नहीं है स्ट्रक्चर को पढ़ना। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं रेड ब्लड सेल के बाद व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है। ये श्वेत रंग की होती है, इनमें रक्त का कण का प्रोटोप्लाज्मा होता है, ऐसा कुछ बताया गया है। और इनकी रेंज दी होती है, आप देखोगे तो ये इनकी संख्या 5000 से 8000 तक पाई जाती है। तो जब रिपोर्ट आप देखोगे CBC की, तो इस रेंज से अगर बाहर होती है तो वो उचित नहीं मानी जाती, यानी इससे कम होती है तो भी और इससे ज्यादा होती है तो भी। उसके बाद आपका व्हाइट सेल के बाद आ गया प्लेटलेट्स। ऐसे ही प्लेटलेट के काउंट होते हैं। तो आप CBC की जो रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट को आप देखोगे तो उसके सामने रेफरेंस रेंज दी होगी, वो रेफरेंस रेंज के अंतर वो होना चाहिए। खास करके ब्लड कैंसर में ये सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होती हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो हम मेन चीज, जो इस पूरे संस्थान में जो मेन बात, जो की चीज हमारे अपने को चाहिए चिकित्सा के लिए, हमने ये समझ लिया रक्त के कार्य क्या है ना। तो मुख्य कार्य फेफड़ों से लेके ऑक्सीजन पहुंचाना है। अब इसकी बीमारियां क्या क्या हो सकती हैं, तो लगभग प्रत्येक बीमारी में इसका योगदान होता है। शरीर संतुलित होता है तो भी इसका योगदान होता है,
और शरीर का संतुलन बिगड़ता है तो भी इसका योगदान होता है, कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट होता है। बीमारी में मुख्य रूप से आप देखोगे हार्ट ब्लॉकेज हो जाएगा तो वो इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। कल हम जब लकवा के बारे में चर्चा कर रहा था उसमें भी इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। स्किन की प्रॉब्लम में इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है और ब्लड कैंसर में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है पूरा, ठीक है। ब्लड कैंसर के बाद अन्य जितने भी प्रकार के कैंसर होता है उनमें इनका सहायक योगदान होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कहीं ना कहीं कम होती है तभी कैंसर कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। और मुख्य रूप से हार्ट है, हमारी धमनियां हैं, शिराएं हैं और कोशिकाएं, फेफड़े, इनसे संबंधित डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी बीमारी है सब में इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। अब अपने को ये जो संस्थान है, इस संस्थान में अगर डिस्टरबेंस आ जाए तो हमें पता कैसे चलेगा? तो वो अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि मान लो किसी को हार्ट ब्लॉकेज हो गया तो सीधा सीधा अपने को समझ में आएगा कि रक्त सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है, रक्त गाढ़ा हो गया है। किसी को स्किन एलर्जी होती है तो वो अपने को सीधा सीधा समझ में आएगा। अगर किसी को नक्सीरी आ रही है, नाक से खून आ रहा है, तो अपने को समझ में आएगा ब्लड में गर्मी बढ़ चुकी है। किसी को अगर शरीर में कट लग जाता है, कहीं भी खून आ जाता है और उसके बाद भी खून आने के बाद वो रुकता नहीं है लंबे समय तक, तो अपने को समझ में आएगा कि रक्त बहुत पतला है और उसमें कोशिकाओं का जो है आरबीसी डब्ल्यूबीसी इनका जो कॉम्बिनेशन है वो डिस्टर्ब है। तो इस तरीके से अपने को इससे संबंधित बीमारियों का पता चलता है। अब इसको ठीक करने का क्या वे आउट है? तो इसको ठीक करने के लिए जब चर्चा करेंगे हम एक एक बीमारी पे, मान लो हार्ट ब्लॉकेज आ गया तो हार्ट ब्लॉकेज के लिए हम चर्चा करेंगे तो उसमें कैसे ठीक करना है, अनंत मूल यूज करना है, अर्जुन मूल यूज करना है, क्या डाइट देनी है, वो सारी की सारी चीजें इसमें शामिल रहेंगी। एक भाई ने मैसेज किया है सिरोसिस है, बिल्कुल सिरोसिस का कारण है, होता है, तो आपने बहुत अच्छा किया बताया है। तो ये सारी चीजें इस संस्थान को लेके महत्वपूर्ण है। अब मैं इसको दोबारा से एक बार समरी कर देता हूँ। रक्त क्या होता है? रक्त जो है हमारे शरीर के अंदर एक तरल पदार्थ है, लाल कलर का, वो रक्त होता है। रक्त संस्थान क्या है? हमारे शरीर में, पूरे शरीर में धमनियां फैली हुई है। उन धमनियों के माध्यम से हृदय के दबाव के द्वारा फेफड़ों के सहयोग से रक्त पूरे शरीर में फैलता रहता है। रक्त मुख्य रूप से ऑक्सीजन सप्लाई करता है कोशिकाओं तक। इन सब कार्यों को और प्रक्रियाओं को जो चलती है, प्रक्रिया पूरी चलती है, इस पूरी प्रक्रिया को हम रक्त परिसरण संस्थान कहते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या एक्सप्लेन किया था, रक्त में क्या क्या है? तो वो दो चीजें रक्त के अंदर होती हैं, प्लाज्मा है और रक्त कणिकाएं हैं। रक्त कणिकाओं में क्या क्या है? रक्त कणिकाओं में रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है ना, प्लेटलेट्स है, और चौथी चीज मुझे याद नहीं आती, वो सप्लेंडिक सेल्स कुछ ऐसा करके है, वो आप पढ़ लेना। उसके बाद हमने क्या जाना कि इनके अंदर इनकी रेंज है ना, 99% रेड ब्लड सेल होता है, 5000 से 8000 के बीच में व्हाइट ब्लड सेल होता है। फिर हमने क्या समझा कि ये बीमारियां कैसे पैदा होती है इस संस्थान में डिस्टर्ब होने से। कि पहले डिस्टर्बेंस होगा क्यों? एक तो इनका पीएच एक पैमाना होता है, उससे जांच सकते हैं, पीएच में डिस्टर्बेंस आता है। फिर रक्त जो है गाढ़ा होता है तो हमारे को हार्ट में ब्लॉकेज बनती है। रक्त का एसिड बढ़ता है तो हमारे को अनेकों बीमारियां, ऊंचा की रेसिज हो जाना, दाद हो जाना, खुजली हो जाना, सोराइसिस होना, वो प्रकट होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस संस्थान में हमने पढ़ी है। इस मानव शरीर क्रिया रचना विज्ञान को पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि बेसिक अपने शरीर को का पता चल जाए। लास्ट में आपकी जब यहाँ पर फिजिकल क्लासेज होंगी तो आपको बॉडी का स्ट्रक्चर एक एक निकाल के आपको दिखाएंगे, पूरा शरीर खिंडा देंगे, फिर उसको आप ही के माध्यम से जुड़वाएंगे कि लीवर कहाँ है, किडनी कहाँ है, तो वो प्रैक्टिकल में कवर हो जाएगा। इस तरीके से वो कवर नहीं हो पाएगा, या फिर उसके डेमो बोर्ड के ऊपर आपको करके दिखाएंगे।